हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गेश एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। सीटेट को बहुत ही आसान तरीके से हम पास कर लेंगे। बस लगातार क्लास को अटेंड करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और आप मुझे फॉलो करिए, यकीन मानिए आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो फ्रेंड्स, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। ठीक है, पहली बात कि बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि समस्या को सुलझाने में मदद करती है। और दूसरा पॉइंट कि बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। जो बहुआयामी होती है, बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। यह कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी, यानी कि कई योग्यताओं का एक सेट होती है। कठिन योग्यता, इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। और चौथी पॉइंट क्या है कि यह परिवर्तनशील होता है। हम बुद्धि में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी नई बुद्धि है, पुरानी बुद्धि, कुछ भी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन। बुद्धि के द्वारा हम अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें क्या है कि बुद्धि के प्रकार। बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहली बुद्धि है मूर्त बुद्धि, ठीक है। पहली मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त, तीसरी सामाजिक। अब देखिए जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है यानी कि मूर्त बुद्धि, उसमें क्या होता है कि जो चीज़ हमारे सामने रखी होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष चीज़ है उसको देखकर हम कार्य करते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो चीज़ हमारे सामने होती है यानी प्रत्यक्ष होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई कारीगर है, कोई काम कर रहा है, तो वो कोई भी वस्तु उसको देखेगा, इसके बाद ही काम करेगा, ठीक है। जैसे मैकेनिक हो गया, वो गाड़ी बना रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, तो वो जब तक बाइक को देखेगा नहीं तब तक नहीं बना पाएगा। तो किस में आएगा? वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात अमूर्त बुद्धि। अमूर्त में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि वो बुद्धि जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है कि भावना और विचारों से संबंधित होता है, वो अमूर्त बुद्धि होता है। इसमें एग्जाम्पल में जैसे जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे फीलिंग्स को समझते हैं, हमारे भावनाओं को समझते हैं। वो मान लीजिए हमें बुखार हो गया है, तो बुखार तो सामने दिखेगा नहीं, हमें उसे फील करना पड़ेगा। टच करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं बुखार है, ठीक है। तो डॉक्टर के अंदर कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। कोई कवि है, कोई कविता लिख रहा है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। कोई पेंटिंग बना रहा है, चित्रकार, उसके अंदर भी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। और तीसरी जो बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, जिसको सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति जो समाज के साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर लेता है, जैसे नेता हो गया, कोई समाज सेवी हो गया, या फिर टीचर हो गए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए इसमें बुद्धि लब्धि का जो संशोधित सूत्र दिया था, टर्मन ने दिया था 1916 में। कभी कभी आ जाता है कि टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया था, वो उस फार्मूला का मतलब पूछ देता है कौन सा फार्मूला है, तो वो फार्मूला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था, ठीक है। और देखिए इसमें आईक्यू लेवल दिया हुआ है। जो आईक्यू लेवल होता है, इसके अकॉर्डिंग मतलब हम पोजीशन पता करते हैं। जो टर्मन ने दिया था कि 25 से कम जिसका आईक्यू लेवल होगा वो जड़ बुद्धि का होगा, यानी कि इडियट होगा, ठीक है। इडियट का मतलब जिसके अंदर 25 आईक्यू से कम की बुद्धि है, वो जड़ बुद्धि में आएगा। और जो सामान्यतः पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो यही 3 पूछा जाता है। और भी ये बुद्धि हैं इसमें जो आईक्यू लेवल के हिसाब से बांटा गया है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। 90 से 109 के बीच में रहेगा तो वो सामान्य बुद्धि होगा, एवरेज बुद्धि। और 140 के ऊपर रहेगा तो वो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और भी इसमें है, अगर 25 से 49 के अंतर्गत रहेगा तो उसको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। और 50 से 59 के अंतर्गत रहेगा तो उसको मूर्ख बुद्धि होता है। फिर 70 से 79 मंद बुद्धि होता है। 80 से 89 के बीच में रहेगा तो सामान्य से नीचे की बुद्धि रहेगी, ठीक है। और 90 से 109 आपको बता दिया, उसके अंदर कौन सी होती है? सामान्य बुद्धि होती है।
चलिए अब इसमें आगे देखिए, अगर 120 से 129 आ जाएगा तो तीव्र बुद्धि, 130 से 139 के बीच में रहेगा तो प्रखर बुद्धि, 140 के ऊपर रहेगा तो गिफ्टेड स्टूडेंट, ठीक है ना, प्रतिभाशाली बुद्धि। अब थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं कि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो उनको डिसीजन लेना होता है वो खुद स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और इनके अंदर क्या होता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, रचनात्मक जो विचार हैं इनके पास बहुत खूब सारे आते हैं। और इनके अंदर खूब भरपूर मात्रा में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज़ जानने की, करने की, समझने की, मतलब इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो हर कार्य को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत ढेर सारी जिज्ञासा होती है। इनके अंदर आत्म क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। आत्म क्षमता यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, ठीक है। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत में देखिए, इसमें देखिए पहला है कि एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थियरी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? बीने ने किए थे। सवाल में आ सकता है कि एक कारक सिद्धांत कौन दिया था? तो बीने ने दिया था। इन्होंने बताया था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बीने साहब ने बताया था कि जो सभी व्यक्ति होते हैं उनमें एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। तो इनका कहना था कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। तो एक कारक सिद्धांत कौन दिया था? बी ने दिए थे। इसमें नेक्स्ट देखिए अगला थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, जिसको बोला जाता है टू फैक्टर थियरी, ठीक है, टू फैक्टर थियरी। इसका प्रतिपादन किए थे स्पीयरमैन ने। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई, सामान्य बुद्धि जी फैक्टर थियरी और विशिष्ट बुद्धि यानी कि एस फैक्टर थियरी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो सामान्य तत्व होता है, सामान्य तत्व जी फैक्टर थियरी, इसमें बताया गया कि जो बुद्धि होती है व्यक्तियों में वो जन्मजात से होती है, यानी कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात से होती है, ठीक है। और हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और सभी व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है, वो जी फैक्टर में। और विशिष्ट एस फैक्टर में क्या बताया गया कि जो बुद्धि होती है दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ठीक है। मतलब जैसे इसमें जो कोई भी बुद्धि हम अर्जित करते हैं, मान लीजिए अगर हमें गाना नहीं गाना आता तो हम गाना जाकर सीख सकते हैं, ठीक है ना, म्यूजिक सीख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो उसको अर्जित कर रहे हैं, यानी कि विशिष्ट तत्व में आ जाएगा, एस फैक्टर थियरी में आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समूह तत्व कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थियरी। इस ग्रुप फैक्टर थियरी में इसका प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। ग्रुप फैक्टर थियरी का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन। इन्होंने क्या बताया था कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है, जिसमें वो 7 प्रकार की मिश्रण बताया था। बुद्धि के 7 प्रकार के मिश्रण बताए थे, जिसमें वर्बल एलिजिबिलिटी, न्यूमेरिकल, ठीक है ना, मतलब शाब्दिक, और नंबर संख्या था, स्पिरिचुअल था, इंडक्टिव था, वर्ड फ्लुएंसी था, मेमोरी। इसी प्रकार से 7 प्रकार की उन्होंने योग्यताओं का मिश्रण बताया बुद्धि को। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो इसमें देखिए क्या था, नेक्स्ट थियरी है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डन महोदय दिए थे। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है, ठीक है। इसमें देखिए पहली बुद्धि क्या है, पहली बुद्धि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसको बोला जाता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसमें सबसे मतलब अभी तक एप्रोप्रिएट इश्यू को माना गया है। इसमें देखिए हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जिसमें हार्वर्ड गार्डन साहब देखिए क्या क्या बताते हैं। तो पहली बुद्धि है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है कि इसमें शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि में क्या होता है? शब्द और भाषा का ज्ञान होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो जाता है तो क्या वो बनते हैं, जैसे कवि हो गए, वकील हो गए या पत्रकार हो गए। इनके अंदर क्या होता है? शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? शाब्दिक भाषायिक बुद्धि। क्लियर है ना। अगला देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल
इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि इस बुद्धि का अगर विकास ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, अकाउंटेंट बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, बैंकर बनेंगे। यानी कि इसमें जो तार्किक योग्यता होती है, यानी कि मैथ के जो कैलकुलेशन होता है उसकी बुद्धि इसमें ज़्यादा हो जाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि में। ठीक है। अगला देखिए स्थानिक बुद्धि, इसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि अमूर्त तथ्यों का, अमूर्त तथ्य क्या होता है, जो चीज़ देख नहीं सकते अमूर्त होता है, ठीक है ना। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर क्या होता है कि जो मानसिक छवि बनाया जाता है, मानसिक छवि यानी कि जो हम मेंटल मैप बनाते हैं अपने माइंड में किसी भी अमूर्त तथ्य पर। जैसे मान लीजिए कोई भी ठेकेदार है, उसको हम एक घर दिखा दिए, घर का एक प्लाट दिखा दिए, उसको बता देंगे कि इसमें हमें नक्शा बनाकर दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, उसमें पहले अमूर्त तथ्य पे, यानी कि बिना उसको सिर्फ ज़मीन देख लेगा, उसमें बना देगा कि यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे सीढ़ी रहेगी, मतलब सब कुछ वो अपने माइंड के अंदर मानसिक छवि बना लेगा। ठीक है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आर्किटेक्चर आ गए, जिसको ठेकेदार बोला जाता है देसी भाषा में। जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि। ठीक है। और देखिए चौथा है क्या, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेटिक्स इंटेलिजेंस। इससे क्या होता है कि शरीर को गति देने वाली जो बुद्धि होती है, जो शरीर को गति देती है, जैसे कि मान लीजिए कोई डांसर हो गया, कोई एथलीट हो गया, कोई एक्टर हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अगला देखिए संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि जिसके अंदर म्यूजिक से संबंधित बुद्धि आ जाती है, जैसे सिंगर हो गया, इंटरटेनर हो गया, या फिर म्यूजिशियन जो भी म्यूजिक बनाते हैं, उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। देखिए दो टर्म है, एक अंतःव्यक्तिक, एक अंतःव्यक्तिक, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बस, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल, देखिए इसमें नाम में क्या आ रहा है, इंटरपर्सनल। इंटर में क्या होता है, 10+2 होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, 10+2, 2 का मतलब दूसरों के साथ। जो इंटरपर्सनल होता है, इसमें इसके मतलब दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है ये पता चलता है इसमें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो जो कर रहा है उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, इंटरपर्सनल। जैसे कि नेता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल। क्लियर है ना। और दूसरा टर्म देखिए यहाँ पे इंट्रापर्सनल है, एक था इंटरपर्सनल, यहाँ पे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि खुद के साथ, यानी कि खुद के साथ संबंध बनाया जाता है। संबंध का मतलब इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है। देखिए एक और इसमें है हावर्ड गार्डन का अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। मतलब इसको भी अब एक एक और बुद्धि बढ़ाए जा रहे हैं इसमें, जो हावर्ड गार्डन महोदय हैं, तो इसमें एक और बुद्धि बढ़ा दी है। जैसे जो साधु संत होते हैं, जो फिलासफर होते हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमें 8वीं तक सिर्फ समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थियरी। इसका प्रतिपादन जो किए थे JP गिलफोर्ड महोदय ने किया था, और इसको हम बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी 3D थियरी। 3D थियरी भी इसको हम बोलते हैं। इसमें 3 तत्वों से निर्मित है। जो JP गिलफोर्ड महोदय साहब हैं ना, इन्होंने बताया था कि जो मानसिक योग्यता होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। जो पहला है विषय वस्तु, संक्रियाएँ और उत्पाद। ठीक है, ये 3 चीज़ मिलकर हमारी जो मानसिक योग्यता निर्मित होती है। ठीक है, तो इसमें ये सिर्फ जानना था। अगला देखिए त्रिचापी या त्रिघटिकीय सिद्धांत। त्रिचापी या त्रिघटिकीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताया था, जिसमें पहला है अनुभवात्मक बुद्धि, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। दूसरा का है घटिकीय बुद्धि, तीसरा संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक है, 3 बुद्धि इन्होंने बताया था, कौन, स्टर्नबर्ग ने। इसमें देखिए अनुभवात्मक बुद्धि में क्या होता है कि अनुभव पर आधारित व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई खोज करता है। क्या करता है, अपने अनुभव पर कुछ नई खोज करता है, या फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया क्रिएट करता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, अनुभवात्मक बुद्धि। और नेक्स्ट क्या है, घटकीय बुद्धि, यानी कि कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि यह कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। कल्पना शक्ति का मतलब जैसे अमूर्त बुद्धि के आधार पर कुछ सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो CID वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कहीं भी कोई कांड हो गया, हत्या हो गया, ठीक है, तो उसको
और सॉल्व करने के लिए सीआईडी जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने कल्पना करते हैं अपने अमूर्त बुद्धि के आधार पर कि यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ही मतलब उसको मारा गया होगा, जो भी है। तो वो क्या है, घटकीय बुद्धि, ठीक है ना। उसके पीछे कारण जानने का वो पता लगाते हैं, ठीक है ना, घटकीय बुद्धि। नेक्स्ट जो है संदर्भात्मक बुद्धि, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उससे मतलब अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक है। जैसे पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं और व्यवहारिक होते हैं तो उससे क्या होता है कि पर्यावरण को भी क्षति न पहुँचे और खुद को लाभ भी हो, तो क्या है, संदर्भात्मक बुद्धि, ठीक है ना। और स्टर्नबर्ग ने 5 चरण बताए थे, इन्होंने 5 चरण बताए थे। क्या क्या 5 चरण देख लीजिए उसको भी, 1 मिनट। हाँ देखिए, पहला चरण था इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करता है और उसकी पहचान करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकोडिंग। और दूसरा क्या है, इन्फ्रेरिंग। इन्फ्रेरिंग में क्या होता है कि जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको इन्फ्रेरिंग बोला जाता है। और तीसरा है मैपिंग। मैपिंग में क्या होता है कि जो पुरानी परिस्थिति होती है और जो वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित किया जाता है उसको मैपिंग बोला जाता है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या, जो इसमें क्या किया जाता है कि जो संबंध स्थापित किया है, ठीक है ना, उसका जो वास्तविक उपयोग किया जाता है, यानी कि वास्तविक उपयोग किस में किया जाता है, एप्लीकेशन में किया जाता है। रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो संभावित समस्या का सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसमें खोजा जाता है। जो उपाय खोजना किस में आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में, आज फर्स्ट क्लास है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज जो इंटेलिजेंस का टॉपिक था, बुद्धि का टॉपिक था, वो पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो आप इसको कवर करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी इसी तरह एक नेक्स्ट क्लास जल्दी लोड हो जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दुर्गेश एकेडमी के साथ, ठीक है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास अब होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।